गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पहली फ्लेमिंगो बुक का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो लेसन है उसका पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे। और ये जो दूसरा लेसन है उसका नाम है लॉस्ट हिस्ट्री। और ये एनिस जंग जो इसके राइटर है उसके द्वारा लिखी गई है, और उसने दो पार्ट में यहाँ पे लिखी है। और ये एक सेंसिटिव राइटर है, और हमेशा किसी का दुख दर्द देखती है तो ये बहुत दुखी हो जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं साहिब आलम के बारे में। तो इसका पहला मेन कैरेक्टर है साहिब आलम, और साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का देवता। और उसी प्रकार से आपको ये भी बता दूं कि ये जो साहिब आलम है वो 12 से 13 साल का था, और ये रैक पिकिंग का काम कर रहा था, और स्क्राउचिंग समथिंग फ्रॉम द गार्बेज डंप। तो ये गार्बेज डंप से, कूड़े कचरे से कुछ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान यहाँ पे जो एनिस जंग है उसे देखती है, और ये सोचती है कि क्या कलेक्ट कर रहा है। तो उनका एक सभी जो वहाँ के जो स्लम एरिया के रहने वाले सभी बच्चों का एक ग्रुप होता है। वो एक ग्रुप उस मॉर्निंग बर्ड के समान वो वहाँ पे आता है, और दोपहर में अपने घर पे चला जाता है। ये जो आए हुए थे, ढाका बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 में। और दे राइट नाउ दे विदाउट एनी आइडेंटिटी, और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश से वो आए, तो यहाँ पे क्या था, ढाका में बहुत हमेशा ऑलवेज क्या था, ब्रह्मपुत्र से जो आने वाला पानी है वो क्या करता है, वहाँ बाढ़ ले आता है। और जिसके कारण वहाँ के जो निवासी है और जो नियरेस्ट के, तो ये सभी लोग, उनका जो फील्ड है, उनका जो घर है वो बह जाते हैं। जिसके कारण वो ढाका को छोड़ के कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पे आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं। तो अब देखो 1971 में ये आए हुए हैं, और धीरे धीरे करके ये जो सीमापुरी दिल्ली है वहां पे लगभग 10,000 रैक पिकर, यानी उनके फादर यही काम करते आए हैं। उनका काम ही यही है, रैक पिकिंग का काम। वो दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, दूसरे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बहुत सारा कूड़ा कचरा जो वैल्यूएबल चीज उसमें से कलेक्ट करते हैं, और उन मार्केट में जाके उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। और ये स्लम एरिया में रहते हैं, और ये इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। यानी यहाँ पे ये इंडियन नहीं है, इनके पास इंडियन होने का कोई सबूत भी नहीं है। अब यहाँ अपन जाते हैं कि दे गॉड, यहाँ पे क्या होता है, एनी जंग उसको अचानक से पूछ लेती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाती। तो तुरंत साहिब आलम जवाब देता है कि मैम हमारे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, तो हम स्कूल कहाँ से जाए। तो उसपे जो लेखिका है एनी जंग है, कहती है कि बाय चांस मैं स्कूल ओपन करूंगी तो क्या तुम स्कूल में आओगे। तो उस पे साहिब आलम कहते हैं कि डेफिनेटली मैं स्कूल में आऊँ। और बार बार वो उन मैडम को परेशान करता हुआ पूछता ही रहता है कि मैम क्या आपने स्कूल ओपन की, मैम क्या आपने स्कूल ओपन की। अब बार बार इसको देख के मैडम जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इसलिए दुखी हो जाती है क्योंकि उसने उसको विश्वास दिला दिया कि मैं तुझे पढ़ाऊंगी, लेकिन ये जो स्कूल ओपन करना कोई टेढ़ी खीर है, क्योंकि कोई इजी काम नहीं है। जिसके कारण वो अपने आप को दोषी ठहराती है। फिर क्या होता है, और एनी जंग जो है वो उनको एक आर्मी के समान मानती है, यानी एक ऐसी आर्मी है जो कैसी है, बेयर ऑफ फूड है। यानी ये ग्रुप में जब आते हैं तो किसी के पास कोई अच्छे से कपड़े या किसी के पास अच्छे से कोई शूज ऐसा नहीं होता है। वो बेयर ऑफ शूज वहां पे क्या होते हैं, घूमते हैं। और उनको क्या कहा गया है, हु अपियर्स लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स, और उनको मॉर्निंग बर्ड्स के समान कहा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मॉर्निंग बर्ड्स यानी वो मॉर्निंग बर्ड इसलिए कहा कि वो मॉर्निंग में उठते ही वो निकल जाते हैं रैक पिकिंग का काम करने के लिए, और फिर जैसे ही 2 बज जाती हैं और उसके आसपास के समय वो वापस घर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो बॉयस है उसको मैडम ने पूछ लिया, और साहिब आलम को पूछ लिया कि तुमने आज शूज या परमानेंटली तुम शूज क्यों नहीं पहनते हो। तो उस पे उन्होंने जवाब दिया कि हमारी जो मदर है उन्होंने क्या किया है कि ये जो शूज है उसको शेल्फ पे रख दिया। शेल्फ का अर्थ होता है ऐसा पार्ट जहाँ पे जो अपन मोस्ट जो डेली यूज में नहीं आती उन चीजों को अपन ऊपर रख देते हैं, ऐसे पार्ट पे इस शूज को रख देने के कारण मैं शूज पहन के नहीं आया। उस पे फिर दूसरा जो बच्चा कहता है वो कहता है कि मैम ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इनके पास शूज है ही नहीं। और यहाँ पे जो अनादर, और ही नेवर वियर चप्पल्स, और वो कभी भी चप्पल या शूज पहनता नहीं है। अनादर वन वियर और शूज,
एक जो बच्चा था उसने शूज तो पहने थे, लेकिन दोनों शूज के दोनों के कलर डिफरेंट थे। उसका रीजन था क्या था कि उसको गार्बेज डंप से ये शूज मिले थे, और जिस व्यक्ति ने फेंक दिया होंगे उसका एक शूज खराब हो गया होगा, दूसरे किसी ने फेंके होंगे उसका भी एक खराब हो गया, तो दोनों को उसने कलेक्ट करके पहनना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये भी बताती है लेखिका कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ पुअर पीपल होते हैं वो अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए क्या कर देते हैं कि एक ट्रेडिशन बता देते हैं कि मैम हमारे एक ट्रेडिशन है और हमको जूते पहनना अच्छा लगता नहीं है। रियलिटी ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है कि ये ट्रेडिशन नहीं है, ये क्या है, इनकी पॉवर्टी है। क्या है, दे ऑलवेज गिव एक्सक्यूज। वो इस प्रकार के एक्सक्यूज क्यों देते हैं कि हमारा ये ट्रेडिशन है कि हम बिना शूज के ही घूमते हैं, लेकिन वो क्या दे रहे हैं, एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पॉवर्टी को हाइड करना चाहते हैं, यानी अपनी पॉवर्टी को क्या करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। अब एक दूसरी स्टोरी भी आपको मैं बताता हूँ, या क्योंकि यहाँ पे एनी जग ने यहाँ पे दो स्टोरियां बताई है। इसी पहले पार्ट में आपको दो स्टोरियां मैं समझाऊंगा, क्योंकि एनी जंग ने भी यहाँ पे दो। तो दूसरी स्टोरी में क्या बताया कि एक लड़का है जो कहाँ रहता है, उदीपी में। तो मैं उदीपी के एक मंदिर में जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ के जो प्रीस्ट का बच्चा है वो भगवान से प्रे कर रहा है कि वो उसको अच्छे से प्रेयर ऑफ शूज और अच्छे से कपड़े मिले, ये भगवान से प्रे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो उसकी इस बात को देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा, उसकी सोच इतनी बड़ी। फिर क्या होता है कि मैं 30 साल बाद वापस उसी मंदिर में जाती हूँ, लेकिन वहां पे मंदिर की जो बनावट है उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया, वो थोड़े सा खंडर टाइप हो गया है। लेकिन वहां पे रहने वाला जो प्रीस्ट है वो अब अच्छे घर में वो रह रहा है, और उसके पास जो रेड और व्हाइट कलर की बहुत सारी चेयर्स हैं। और वहां उसके आंगन में एक बच्चे को भी मैंने खेलता हुआ देखा, और वो बच्चा जो है वो कैसा था, यानी उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहना था और एक न्यू शूज पहने थे। इट मीन्स वो क्या कह रही है कि उस बॉय ने जो प्रे की थी भगवान को, और उस भगवान ने क्या किया, उसकी प्रेयर को क्या कर लिया, सुन लिया। गॉडेस ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी उसकी ग्रांटेड हिज में स्वीकार किया। मतलब गॉडेस ने उसकी जो प्रेयर की है वो उसने क्या कर ली, ग्रांटेड कर ली, यानी स्वीकार कर ली। अब उसी प्रकार से जो वो बच्चा था उसके भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। लेकिन यहाँ के जो सीमापुरी के जो बच्चे हैं, जो साहिब आलम के साथ रहने वाले बच्चे हैं, वो अभी भी कैसे हैं, बेयर ऑफ शूज है। तो साहेब गोट, अब यहाँ पे साहेब को ये क्वेश्चन आपके लिए भी आ सकता है। एनी जग ने तो बताया है कि यहाँ पे क्या है कि साहिब आलम गार्बेज डंप से कलेक्ट क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे तो ये आप नोट डाउन भी कर लेना। तो साहेब गोट यानी साहेब क्या प्राप्त करता है, 1 रुपी नोट, यानी कभी कभी 1 रुपी का कॉइन मिल जाता है, 10 रुपी का जो नोट मिल जाता है, कभी कभी सिल्वर कॉइन्स मिल जाता है, और बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर लोहा भी मिल जाता है तो लोखंड को भी बेच के क्या कर लेते हैं, वो पैसे कमा लेते हैं। तो उनके लिए तो ये क्या है, गोल्ड के समान है, वैल्यूएबल चीज है। वन डे ही स्टैंडिंग नियर द टेनिस क्लब, यानी वो टेनिस कोर्ट के पास, यानी टेनिस का जो क्लब है, मैदान है, उसके पास वो खड़ा हुआ देखती है, और उसको देखते ही तुरंत उसको लगता है ये यहाँ पे गेम देखने खड़ा है या ऐसा कुछ है। तो जब उसको आस्क करती है तो वो कहता है कि मैम मुझे ये गेम देखना और खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद वो देखती है कि उसने वही अच्छा सा बड़ा साइज का वहाँ पे टेनिस जो टी शर्ट या शर्ट पहना है, और उसने वो पहन के, और उसके बाद शॉर्ट भी, जो उसमें जो शॉर्ट आता है वो भी उसने पहना है। तो इसको देख के उसको पता लगा कि ये कोई वहां पे गेम देखने नहीं खड़ा था, वो इसलिए खड़ा था क्योंकि उसको क्या चाहिए थे, उसके शूज और कपड़े चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या होता है, डिसकलर्ड, और उसका जो शर्ट भी कैसा था, एकदम डिसकलर्ड, यानी उसका डिसकलर्ड का, यानी जैसे आपने देखा होगा टेनिस शूज जो व्हाइट कलर के या कम्प्लीटली रेड कलर के या कम्प्लीटली ब्लू कलर के आते, लेकिन उसका कलर एकदम उड़ चुका है। बार बार धोने के कारण उसके कलर का जो वॉश करने के कारण क्या था, उसका कलर जो है वो जा चुका है। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया डिसकलर्ड, यानी उसके जो कलर ओरिजिनल था वो क्या है, जा चुका था। अब यहाँ पे
देखते हैं कि फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद वो क्या देखती है कि जो साहिब आलम है उसको मिल्क बूथ पे देखा जाता है और उसके हाथ में रहता है स्टील कनिस्टर, यानी जो चाय की केटली आती है जो स्टील की आती है, वो पकड़ के और हाथ में चाय के कप पकड़ के जाते हुए उसको देखती है और क्या कहती है कि आज वो एकदम उसका जो चेहरा है और उसके जो चेहरे में थोड़ा सा परिवर्तन आया, और जैसे ही उसके पास जाके एनी जंग खड़ी रहती है तो वो कहता है मैडम मेरे पास आज समय नहीं है। अब आप सोच लो कि उस बच्चे के अंदर कैसा एटीट्यूड आ गया है, यानी एटीट्यूड का अर्थ ये नहीं है कि घमंड, यहाँ पे एटीट्यूड यानी उसके जो हाव भाव उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है और वो जो उसकी जो सोच है वो बिल्कुल परिवर्तन हो जाती है। और परिवर्तित होने का मेन रीजन क्या है कि अब उसके ऊपर बहुत सारे लॉट ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यानी जिम्मेदारी आ गई। क्या आ गई कि अगर यहाँ पे वो मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं रह रहा, क्यों इसलिए नहीं खड़ा रह रहा क्योंकि अगर बाई चांस ये चाय जो लेके जा रहा है वो अगर ठंडी हो गई तो जो उसका जो ग्राहक है वो उसको लेगा नहीं, और नहीं लेगा इट मीन्स उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है टी स्टॉल का, वो उसको क्या करेगा, डांटेगा। जिसके कारण यहाँ पे वो ये भी कहता है कि मुझे यहाँ पे 800 रुपीज और मील यानी खाने का सुबह और शाम खाना भी मिल रहा है और 800 रुपीज भी मुझे एज ए पैसा मिल रहा है। तो इस टाइप से ये साहिब आलम जो है, लेकिन यहाँ पे लेखिका क्या कहती है, मेरा ये उसका ये जो मुझे लगा तो अच्छा, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम ये भी है कि अब ये जो साहिब आलम है वो अपना खुद का ओन मास्टर नहीं रहा, यानी अपने खुद धंधे का खुद मालिक नहीं रहा। लेकिन साथ साथ में वो ये भी फील कर रही है, क्या फील कर रही है, द स्टील कनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग विच ओवर हिज शोल्डर, यानी हमेशा वो अपने शोल्डर पे जो बैग टांग के ले जाता था जिसमें वो लोखंड भंगार और बहुत सारी चीजें इकट्ठा करता था, वो अब वो ज्यादा मुझे एकदम कम हेवियर लग रहा था, जिससे ये स्टील कनिस्टर यानी जो स्टील की जो केटली है जो मुझे बहुत ज्यादा भारी दिख रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे वो अब उसका खुद का उसके जो जॉब है उसका खुद का वो मालिक नहीं रहा, इसके कारण यहाँ पे रेखिका इस टाइप से करी। अब इसका जो मैं सेकेंड पार्ट है वो कल ही मैं इसको डाल दूंगा और आप रेगुलर बेसिस पे इसको देखते रहना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको जो सब्सक्राइब नहीं करोगे और शेयर नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे तो मैं मेरे को और गाइडेंस नहीं मिलेगी, मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा इसको बनाने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। दैट्स ऑल।